हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आशा सक्सेना आज के इस चैप्टर में आपको ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में बताऊंगी, जो कि बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा प्राप्त होती है। इससे पहले मैंने आपको टी सेल के द्वारा जो इम्यूनिटी प्राप्त होती है उसके बारे में गहनता से अध्ययन किया था। आज हम बी सेल्स के द्वारा किस प्रकार इम्यूनिटी प्राप्त होती है उसको यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखिए, बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ का उत्पादन करती हैं और बी लिम्फोसाइट्स किसी भी विशिष्ट एंटीजन की पहचान भी कर सकती हैं। इस प्रकार की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो मुख्य रूप से जीवाणु, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स और वायरस के लिए उत्पन्न की जाती है। जैसा कि बच्चों आपको पता ही है कि बोन मैरो की स्टेम सेल्स के द्वारा बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है और जहाँ से मैचुरेशन के लिए ये रक्त अथवा लसिका यानी कि लिम्फ में आ जाती है। बी सेल्स की सरफेस पर एंटीबॉडीज के एफसी भाग हेतु ग्राही स्थल उपस्थित होते हैं, अर्थात इन ग्राही स्थलों पर इम्यूनोग्लोबुलिन का एफसी भाग आकर जुड़ता है। बी सेल के एक्टिवेशन में टी सेल का बहुत बड़ा हाथ होता है। बी सेल का एक्टिवेशन दो प्रकार से हो सकता है, या तो टी बेस्ड एक्टिवेशन होगा अर्थात टी लिम्फोसाइट्स की सहायता से इनका सक्रियकरण होगा, या दूसरा प्रकार का सक्रियकरण जिसमें टी लिम्फोसाइट्स की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकांश एंटीजन में एक से अधिक एंटीजन निर्धारक होते हैं, अतः एंटीजन की विशिष्ट एपिटोप के लिए बी सेल प्लाज्मा सेल में परिवर्तित नहीं होती हैं जब तक कि टी लिम्फोसाइट्स का हेल्प ना मिले, टी लिम्फोसाइट्स की सहायता नहीं मिले। और जैसे ही इनको टी लिम्फोसाइट्स की सहायता मिलती है अर्थात टी सेल्स डिपेंडेंट एक्टिवेशन प्रारंभ होता है, तो तीन प्रकार की अन्य कोशिकाएं और इस क्रियाविधि में साथ देने लगती हैं। इनमें से एक कोशिका है एपीसी अर्थात एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफेजेस, टी हेल्पर सेल्स जो कि जिसके बारे में हम स्टडी कर ही रहे हैं साथ के साथ, और बी सेल्स। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैक्रोफेज कोशिकाएं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं जो कि एमएससी अणु के द्वारा एंटीजन को प्रेजेंट करती हैं या अभिव्यक्त करती हैं। मैक्रोफेज सेल्स के द्वारा आपकी इंटरल्यूकिन फर्स्ट का स्रावित होता है। पिछले चैप्टर्स में भी मैंने आपको बताया था कि लिम्फोसाइट्स के द्वारा कुछ साइटोकाइंस का सिक्रीशन होता है जिनको हम इंटरल्यूकिन्स कहते हैं। ये इंटरल्यूकिन्स कई प्रकार के हैं, जिसमें हमारे काम की दो इंटरल्यूकिन हैं, इंटरल्यूकिन फर्स्ट और इंटरल्यूकिन सेकंड। इंटरल्यूकिन फर्स्ट हाइपोथैलेमस की कोशिकाओं द्वारा सक्रिय होता है और ये बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने का कार्य करता है, और इंटरल्यूकिन सेकंड के द्वारा टी हेल्पर सेल्स जो होती हैं और अधिक विभाजित होती हैं। टी हेल्पर सेल्स के द्वारा ब्लड सेल ग्रोथ फैक्टर यानी कि बीसीजीएफ नामक एक लिम्फोकाइन स्रावित होता है जो कि बी लिम्फोसाइट के मल्टीप्लिकेशन को या गुणन को बढ़ाता है। जब हमारे हाथ में काफ़ी सारी बी सेल्स प्राप्त हो जाती हैं तो टी हेल्पर सेल्स के द्वारा ब्लड सेल्स डिफरेंशिएशन फैक्टर यानी कि बीसीडीएफ स्रावित होता है जो कि बी सेल्स को प्लाज्मा सेल में परिवर्तित कर देता है, और ये प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज स्रावित करती हैं। इन सभी प्रतिरक्षी क्रियाओं में इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ए और ई का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है और इसके द्वारा ह्यूमरल इम्यूनिटी पूर्ण होती है। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं बच्चों कि टी हेल्पर सेल्स
किस तरीके से बी सेल्स की सहायता कर रही हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 5 भी सीक्रेट हो रहे हैं। टी हेल्पर सेल्स की जब सहायता मिल रही है तो बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स में परिवर्तित हो रही हैं। आप देख रहे हो, मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया है कि प्लाज्मा सेल्स की तो दो आंखें बड़ी गौर से देख रही हैं कि जैसे ही एंटीजन आए उस पर क्रिया करें और उसको ख़त्म करें। लेकिन आप देख रहे हैं कि मेमोरी सेल सोने के लिए जा रही हैं, यानी कि ये स्मृति कोशिकाएं हैं। कभी पुनः इसी संक्रमण की रिकवरी होती है या ये संक्रमण दोबारा से आता है तो उस समय मेमोरी सेल्स बिना समय गंवाए हुए पुनः प्लाज्मा सेल्स में परिवर्तित होती हैं और एंटीबॉडीज को सिक्रेट करती हैं। अब आते हैं हम टी इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन में, यानी कि बी सेल्स जब अपना काम करेंगी तो उन्हें टी सेल्स की सहायता की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंटीजन इस प्रकार के होते हैं जो कि बिना टी हेल्पर सेल्स के भी बी सेल्स को इतना एक्सिलरेट कर देते हैं, इतना उद्दीपित कर देते हैं कि वो एंटीबॉडीज का सिक्रीशन करना प्रारंभ कर देती हैं। ये एंटीजन्स जो कि बिना टी हेल्पर सेल्स के काम करवाना चाहते हैं, ये एंटीजन्स पॉलीमेरिक होती हैं और इनमें पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन्स की इकाइयाँ पाई जाती हैं। ये एंटीजन्स बी सेल से बंद बनने के पश्चात मुख्यतः इम्यूनोग्लोबुलिन एम का सिक्रीशन करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि टी हेल्पर इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन, यानी कि ऐसी प्रतिरोधकता जिसमें टी हेल्पर सेल्स की आवश्यकता नहीं है, ये अपेक्षाकृत दुर्बल होती है। अब दोनों प्रकार की हमने बी सेल्स और टी सेल्स का एक्टिवेशन देख लिया है, लेकिन निष्कर्ष में हम ये पहुंच रहे हैं कि चाहे बी सेल हो या टी सेल हो, एंटीजन की उपस्थिति में मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंशिएशन प्रोसेस जरूर होता है। एक एंटीजन एक लिम्फोसाइट का चयन करती है जो कि मल्टीप्लाइड होकर क्लोन्स का निर्माण कर देता है। क्लोन आप बच्चों अच्छे से समझते हो, क्लोन क्या होते हैं। क्लोन एक ऐसी कोशिका है जिसका डीएनए सेम होता है, यानी क्लोन में जितनी भी कोशिकाएं होंगी उन सभी का डीएनए या आनुवंशिक मटेरियल एक समान सा होता है। मैंने यहाँ पर आपको एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया है। देखिए, बी सेल्स के पास जब एंटीजन प्राप्त होती है तो ये बी लिम्फोसाइट्स एंटीजन से क्रिया करते ही आपके दो प्रकार की कोशिकाओं में बढ़ रही है। एक है प्लाज्मा सेल्स और दूसरी है मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करना प्रारंभ कर देती हैं और मेमोरी सेल्स जो होती हैं वो आपकी बॉडी में सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज टाइटर के द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी यह किस प्रकार से चल रही है। एंटीजन के प्रारंभिक संपर्क में कुछ दिनों तक एंटीबॉडीज प्रेषित नहीं होती हैं, परंतु इसके पश्चात मंद गति से एंटीबॉडीज टाइटर में वृद्धि होती है। सर्वप्रथम इम्यूनोग्लोबुलिन एम उत्पन्न होती है और उसके पश्चात इम्यूनोग्लोबुलिन जी में वृद्धि होती है। एक बार क्रिया होने के पश्चात एंटीबॉडीज टाइटर में कमी आती है। ये एक तरीके से प्राइमरी रेस्पॉन्स है। किसी एंटीजन के द्वितीय बार प्रवेश करने पर प्रतिरक्षी क्रिया त्वरित होती है, क्योंकि मेमोरी सेल्स या स्मृति कोशिकाएं पूर्व स्पर्ण कोशिकाओं के साथ
अधिक तीव्रता से कार्य पूर्ण करती हैं। धन्यवाद।